तो पाकिस्तान ही गद्दार है और सिर्फ मुहिब्बे वतन वो है जो वही बात करता जाए जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह रही है या कहलवाना चाहती है। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे मुल्क चलता भी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये जरा आप देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा में एक चैंपियंस लीग हो रही है, इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग। अब इसको स्पॉन्सर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करेगी ना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का ये अपना एक इवेंट है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो चैंपियंस लीग है, ये इसका इश्तिहार छपा हुआ है, ये देखें आप, बिल बोर्ड, ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। बीच में सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी के साथ फैसल करीम कुंडी है जो गवर्नर है, ये वजीर आला और गवर्नर दोनों लग गए बीच में। एक तरफ शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, दो गुलूकार हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो अब तक का सबसे बड़ा लेजेंड है ना, वो इमरान खान है। पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में जो एक ही वर्ल्ड कप जीता है ना, वो इमरान खान लेकर आया था और निस्बतन कमजोर टीम के साथ लेकर आया था। उस वक्त बहुत ताकतवर टीमें मौजूद थी। पाकिस्तान की टीम इमरान खान के दौर में जितनी ताकतवर थी, उससे बहुत ज्यादा ताकतवर उसके बाद बार बार हुई, लेकिन कैप्टन नहीं था उस नौइयत का, तो पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज जितने खिलाड़ी हैं सब मानते हैं कि इमरान खान एक लेजेंड था और लेजेंड है। आलमी सतह पर इमरान खान को तस्लीम किया जाता है। उसने क्रिकेट में बहुत सारी चीजें तब्दील कर दी। इमरान खान ने क्रिकेट में सोचने का तरीका तब्दील कर दिया। उसकी कही हुई बातें आज क्रिकेट की किताबों में लिखी जाती हैं। वो इतना बड़ा क्रिकेट का लेजेंड है और उस आदमी के नाम पे जो हुकूमत कायम की गई, उस आदमी की मकबूलियत पे जो वोट हासिल किए गए, उसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है, वो हुकूमत एक लीग करवाती है और लीग भी क्रिकेट की करवाती है और उस पोस्टर के ऊपर से इमरान खान का फोटो गायब कर देते हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने नाम रखा था इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम। अगर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला होता ना, तो शायद वो यहां पे इमरान खान का फोटो जरूर लगाता। चाहे उसके लिए उसको किसी के पांव भी पकड़ने पड़ते ना, तो वो इमरान खान का फोटो जरूर लगवाता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकार है, उसको शाबाश कि उन्होंने इमरान खान का नाम निकाला। और मुझे तकलीफ पता किस बात की है, वो इस बात की नहीं है वो पॉलिटिकल लीडर है, वो मुतनाज़े हो गया, कुछ भी आप करें, लेकिन यार वो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड है। उसके मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि उससे बड़ा क्रिकेट का लेजेंड और कोई नहीं था, ना उससे बड़ा कोई नाम है। दुनिया के जब टॉप खिलाड़ियों के नाम आप उठाते हैं तो बीच में इमरान खान का नाम जरूर आता है। यार उस आदमी की तस्वीर तो आपको ऑनर समझ के लगानी चाहिए थी, उसकी तस्वीर तो आपको हर हाल में लगानी चाहिए थी, और इमरान खान की तस्वीर निकाल दी। सारी जिंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में जिस आदमी ने गुजार दी, वो स्लॉगर शाहिद अफरीदी, उसका फोटो लगा दिया, इमरान खान का फोटो निकाल दिया। और इमरान खान का फोटो लगाना चाहिए था, सबसे बड़ा लगाना चाहिए था, बैकग्राउंड में लगाना चाहिए था, क्योंकि वही है क्रिकेट लेजेंड। उसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट को इतनी पहचान मिली। बहुत सारे लोग उसकी वजह से क्रिकेट देखना शुरू हुए और क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपके जितने फास्ट बॉलर आते हैं उनमें ज्यादातर कहते हैं हम इमरान खान से मुतासिर होकर क्रिकेट में आए थे, हम इमरान खान को फॉलो करते थे। फास्ट बॉलर्स की लाइन लगा दी थी 92 के वर्ल्ड कप के बाद, और एक से एक बढ़ के फास्ट बॉलर्स आए। सब कहते हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करते थे, लेकिन आज इमरान खान साहब की अपनी बनाई हुई जमात और इमरान खान साहब की अपनी दी हुई हुकूमत उनका फोटो नहीं लगाती। इतने बड़े लेजेंड के साथ ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, इमरान खान के साथ ये क्या ज्यादती करेंगे। मुराद सईद ने कहा था ना कि वो किसी फोटो का या किसी पब्लिसिटी का या कहीं पे नाम लिखने का मोहताज इमरान खान नहीं है, लेकिन ये लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि कबायली इलाके के लोगों को अगर हमने ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो अपनी अहलियत में इजाफा करें या अपनी सदात में इजाफा करें, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये बैंक वाले भी जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, बैंकों वाले भी तो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब को ना कबाइल का पता ही नहीं है। वो कबायली दस्तूर, कबायली रवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मामला कितने हसास हैं, और इतने हसास मामले के ऊपर उठ के ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दी। और भाई ये जो दहशतगर्द हैं या जो दूसरे लोग हैं, इनको जब भी आप आपस में लड़ाएंगे तो ये कबाइल की लड़ाई हो जाएगी, और ये लड़ाई कई दहाइयों तक चलेगी। बेशुमार जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है। वो इन्हीं में से किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई महसूद है, कोई वजीर है, कोई कुछ है। इनके नाम आप देखें ना, उनकी कौमों के नाम साथ लिखे हुए हैं। आप कबाइल के बीच में लड़ाई करवा देंगे, वो लड़ाई कई दहाइयों तक चलती रहेगी। ये लड़ाई ना हो इसलिए न्यूट्रल इदारे बनाए जाते हैं कि जहां पे कोई आदमी कानून को हाथ में लेगा, जुर्म करेगा, उसको इदारे सजा देंगे।
कबाइल को आपस में ना लड़ाया जाए, इसलिए कबाइल के बीच में एक ऐसी फोर्स कायम की जाती है जिसे कहा जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट है, ये अमनो अमान को कायम करेगी। जब आप लोगों को ही कहेंगे बंदूक उठा के एक दूसरे के गले पड़ जाओ, तो ये कई दहाइयों तक वो दहशतगर्दी तो बीच में रह जाएगी, इन कबाइलियों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे अक्लमंद और ऐसे ऐसे दानश्वर लाके बिठाए गए, और कबाइल की अगर लड़ाई हो जाएगी तो फायदा किसका होगा? ये लोग लड़ेंगे, मरेंगे, और वहां फायदा वो लोग उठाएंगे जो वहां से मादनियात निकालना चाहते हैं, वो लोग जो वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा उस इलाके के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रस्मो रिवाज क्या हैं, और वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी रवायात क्या है। वो लड़ पड़ेंगे, फिर आप छुड़ा भी नहीं पाएंगे। वो आपके गले पड़ी हुई है ना एक लड़ाई पारा चनार वाली, वो छूटती नहीं है। आप उसको कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, लड़ाई नहीं छूटती। लिहाजा लड़ाई बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो फ्यूल तैयार करे कि तुम हथियार उठा लो, तुम भी उठा लो, तुम भी उठा लो, एक दूसरे को मारो। नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना। वो जो बलूचिस्तान के अंदर धरने के मुतासरीन ने मुतालबात किए थे, वो सरकार का काम है। वो जो कश्मीर के अंदर मुतासरीन कह रहे हैं, वो सरकार का काम है। कश्मीर पे भी नादरीन खबरें आ रही हैं, वहाँ पे बंद जगहों के ऊपर चारों तरफ से जहाँ पे मुहासरा किया हुआ है, और अहाते जो हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी करके वीडियोज़ जारी कर रहे हैं। यानी 200-400 बंदा इकट्ठा करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जज्बाती सी, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं। बंदे कौन होते हैं? ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड हैं, मकामी पुराने कारकुन हैं, या वो जो अपने ज़ाती मुलाजमीन हैं, उन्हें इकट्ठा करके रोला रुला डाल देते हैं। 10-15 बंदे इकट्ठे होकर किसी एक जगह के ऊपर, बाकी अपने मुलाजमों को ले आते हैं, बंदों को ले आते हैं, इलाके से कोई इधर उधर से पकड़ लेते हैं, ला के रोला रुला डाल के अहाते के अंदर, बाहर नहीं निकलते, और वीडियो बना के डाल रहे हैं जनाब हमारी बड़ी शानदार कंपेन चल रही। टके की कंपेन नहीं चल रही। आज़ाद कश्मीर में एक खुल के गली मोहल्ले में नहीं जा सकते। खवातीन ने डंडे और पत्थर मारे हैं इन्हें, खवातीन और बच्चे अंडे फेंकते हैं इनके ऊपर जहां ये निकलते हैं कंपेन करने के लिए। ये हालात आज़ाद कश्मीर में पैदा हो गए हैं, और अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बाइकआउट को जारी रखते हैं, तो याद रखिएगा ये कश्मीर की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन होगा, और हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का हमेशा के लिए मौका मिल जाएगा। और ये मौका भी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे दुश्मन को प्रोवाइड करेगी। नाजरीन, ईरान पे बहुत शदीद हमले इस वक्त अमेरिका कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट हुक्म दिया वो ये है कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएं ईरान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उर्दन में अमेरिका का एक फौजी लापता हो गया, 2 फौजी मारे गए हैं, और चंद फौजी उसके जख्मी भी हो गए हैं। उर्दन में ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ अमरीकी बेसिस को, या जहाँ पे अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं, उनको निशाना बनाया। और ईरान को यह लगता है कि उर्दन में अगर वो सफाया कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम का, तो फिर इसराइल को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। अमेरिका को ऐसा लगता है, और उनके अखबारात ये लिख रहे हैं कि रूस और चीन शायद ईरान की मदद कर रहा है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मदद हो रही है, क्योंकि जितना एक्यूरेट ईरान मारता है ना, इतना एक्यूरेट कोई मार नहीं सकता। इतने एक्यूरेट निशाने का मतलब यह है कि उन्हें बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ताक ताक कर हमले कर रहे हैं। अब एक और बात जो ईरान ने कही है वो बड़ी खौफनाक है। ईरान ने कहा जनाब के फौरी तौर पे जो दुबई है वहाँ से लोग निकल जाए जब तक वहाँ के हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, और ये भी बताया कि लड़ाई बढ़ जाएगी, और अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो जितने लोग निकल सकते हैं दुबई से वो निकल जाएं। ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया। अब ईरान जवाबी हमले कर रहा है, और अमेरिका ने ईरान में बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया है। मवासलाती निज़ाम ईरान में बुरी तरह तबाह किया है, ट्रांसमिशन को जो है वो निशाना बनाया अमेरिका ने, और बहुत तबाही फेरी है। यानी बहुत सारे पुल तबाह कर दिए हैं, बहुत सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। तो ईरान को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने नुकसान की कुछ डिटेल्स जारी की हैं, जहाँ पे उनके सिविलियंस ईरान के जाँ बहक हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है, और अरब ममालिक में, क्योंकि अमेरिकन अड्डे हैं, वहाँ पे ईरान अटैक करता है, तो अरब ममालिक उसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ये हमें आने वाले वक्त में इसलिए पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साथ कतर के साथ भी इसी नौयत का मुआहदा कर लिया। अब इन दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने उठा ली है, और पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमने क्या मुआहदा किया है। यानी पाकिस्तानी कौम ने अपने खून पसीने की कमाई से जो एक फ़ौज तैयार की अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान में खून की नदियाँ बह रही हैं, और वो फ़ौज सऊदी अरब और कुवैत का दिफा करेगी, कतर का दिफा करेगी, या अरब ममालिक का दिफा करेगी। हमारे पास ना दुनिया को देने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है। अब हम फ़ौज और हथियार ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमने इतने सालों में बनाए हैं।
और हमारे पास क्या है दुनिया को देने के लिए? अनाज हम अपना पूरा कर नहीं पा रहे। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद अनाज हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, उसमें किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।